हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेएस केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में अपन ने हाइब्रिडाइजेशन की अपन ने बात की थी और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन ने हाइब्रिडाइजेशन की अपन ने सीखी भी थी कि कहाँ कहाँ अपने को हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई करना है और कहाँ अपने को हाइब्रिडाइजेशन अप्लाई नहीं करना है। देन अपन ने पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन के पार्ट्स कौन से होते हैं। मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक नॉर्मल पार्ट होता है या कहूँ एक नॉर्मल इसका हिस्सा होता है, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन भी अपन जिसको अपन बोलते हैं, और एक होता है अपना एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन या कहूँ दो टाइप्स मेरे होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, एक नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन और एक होता है मेरा एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। दोनों को अपन कोरिलेट भी करेंगे, लेकिन फिलहाल अपने को नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में दो बातें सीखनी है, एक होता है स्टेरिक नंबर, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन नंबर। इन दोनों कॉन्सेप्ट के बेस पर अपन जो भी आज तक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते आए हैं या अपन जो जितना भी अपने को काम का है, जैसे अपन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अपन स्ट्रक्चर्स बताते हैं, शेप बताते हैं, ज्योमेट्रीज वगैरह बताते हैं अपन कि भाई ये लीनियर है, ये बेंट है, या फिर वी शेप स्ट्रक्चर इसकी है, या फिर ज्योमेट्रीज़ की बात आती है कि ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी अपन इस नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में सीख लेंगे। फिर देन थोड़ा हाई लेवल का जो एक कॉन्सेप्ट होगा एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन, वो भी अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने नेट गेट के परस्पेक्टिव। ठीक है, तो देन अपन स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन पर। अपना पहला पॉइंट स्टार्ट करें स्टेरिक नंबर। जनरली स्टेरिक नंबर के लिए एक फॉर्मूला होता है कि स्टेरिक नंबर अपन निकालेंगे कैसे। ठीक है, किसी भी स्ट्रक्चर, कोई भी ज्योमेट्री है, उसका स्टेरिक नंबर होता है, डेफिनेटली उसका स्टेरिक नंबर होता है। और वो निकलेगा कैसे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या क्या ऐड करना है आपको? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किस में ऐड करने हैं? नंबर ऑफ लोन पेयर। यानी जो आपको स्ट्रक्चर दी हुई होती है उसमें क्या करना है आपको? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करने हैं। किसके? ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी आपको स्ट्रक्चर दी हुई है उस स्ट्रक्चर में जो सेंट्रल एटम होता है, अपना केंद्रीय परमाणु है, वो कितने तो सिग्मा बंध बना रहा है और कितने उसके ऊपर लोन पेयर हैं, दोनों को काउंट करके ऐड कर दो, वही अपना क्या होता है? स्टेरिक नंबर होता है। जैसे अपन एग्जांपल से समझें, ये अपने पास स्ट्रक्चर है SF4 की। किसकी स्ट्रक्चर है? SF4 की। सल्फर जनरली 6 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने आउटर सेल में। ठीक है, 6 में से 4 बॉन्ड तो किसके साथ बना लेगा? फ्लोरीन एटम के साथ। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, और वो एक ही शेल, एक ही ऑर्बिटल में होते हैं, तो उसको अपन एक जनरली लोन पेयर के तौर पे अपन इस तरह से शो करते हैं। वो सब स्ट्रक्चर कैसे बनी, क्या बनी, वो अपन आगे सीखेंगे, लेकिन फिलहाल एक स्ट्रक्चर दी हुई है आपको और इसका स्टेरिक नंबर आपसे पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको सेंट्रल एटम चेक करना। अपना सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर अपना सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम में आपको चेक करना है कि सेंट्रल एटम कितने तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और कितने इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। सल्फर के पास देखिएगा 1 2 3 और एक 4, या कहूँ 1 2 3 4, 4 तो ये क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, कौन? सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं अपन, बाकी के जो इसके सराउंडिंग में एटम्स हैं उसकी बात अपन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन अपने को इसमें ऐड करना है सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है, या कितने लोन पेयर प्रेजेंट है। तो यहाँ सल्फर एटम पर या सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो मैं कहूँगा एक लोन पेयर है। तो टोटल कितने हो गए? 5, और ये 5 ही मेरा क्या है? इसका स्टेरिक नंबर है। ठीक है, स्टेरिक नंबर 5 के बेस पर इसका क्या तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या इसकी जियोमेट्रीज होंगी, क्या इसमें बॉन्ड एंगल्स होंगे, वो सारी बातें अपन सीखेंगे। देन अब जब भी अपन अपना स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन नंबर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा, जैसे ही अपन सीखेंगे कि किस स्टेरिक नंबर के लिए क्या ज्योमेट्री होगी, क्या उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, क्या उसमें बॉन्ड एंगल्स होंगे, सारी चीज़ें अपन सीखने वाले हैं। लेकिन पहले ये तो सीखें अपन कि स्टेरिक नंबर निकलता कैसे। अब यहाँ जैसे मैंने पीछे आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हाइब्रिडाइजेशन कभी भी जो होता है वो क्या होता है? उन स्पीसीज़ में वैलिड नहीं होता जहाँ एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम हो। तो यहाँ आपको दिख रहा है एक ही सेंट्रल एटम है तो वैलिड है, बाकी ये सेंट्रल एटम सभी सिग्मा बॉन्ड से बना रहा है, कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, तो वो बात भी अपनी वैलिड है। ठीक है, तो ये जनरल कुछ बातें जो अपन सीख रहे हैं। देन अब मैं बात करता हूँ इस एटम की। यहाँ अपने को निकालना है स्टेरिक नंबर कितना है। ये स्ट्रक्चर अपनी है XeO4। ठीक है, XeO4। इस XeO4 में मुझे निकालना है स्टेरिक नंबर, और स्टेरिक नंबर किसका निकलेगा? सेंट्रल एटम का ही तो स्टेरिक नंबर निकलेगा। ठीक है, कि सेंट्रल एटम का ही अपने को स्टेरिक नंबर निकालना और उसी का ही निकलेगा। कैसे निकलेगा? इस जिनोन के पास अपन देखेंगे कि जिनोन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और कितने इसके ऊपर लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होंगे जिनोन के पास, जिनोन 4 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है। ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड और ये भी डबल बॉन्ड। और मैंने आपको बताया था डबल बॉन्ड में क्या होता है? अपने पास डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है? पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एक द्विबंध में क्या होता है? एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या है
कि इस द्विबंध में एक सिग्मा एक पाई है, इस द्विबंध में भी एक सिग्मा एक पाई, इस द्विबंध में भी एक सिग्मा एक पाई और इस डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। यानी टोटल एक सिग्मा यहाँ भी, एक सिग्मा यहाँ भी, एक सिग्मा यहाँ भी और एक सिग्मा यहाँ भी, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हुए कि नहीं हुए? 1 2 3 4 ही सिग्मा प्रेजेंट है पर 4 ही पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है। और अपने को तो क्या काउंट करना है स्टेरिक नंबर के लिए? सिग्मा बॉन्ड चेक करने, तो 4 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड। और लोन पेयर है क्या कोई ज़ीनोन पर? ज़ीनोन पर कोई लोन पेयर नहीं है, क्योंकि ज़ीनोन आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ये अकेली गैस होती है एक तरह की, ठीक है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट अपन पीरियोडिक टेबल्स में पढ़ चुके होते हैं बेसिक क्लासेस में, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ज़ीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जिन्होंने यहाँ दे दिए, 2 यहाँ दे दिए, 2 इस बॉन्डिंग में दे दिए और 2 यहाँ पर दे दिए, ठीक है, इन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करने में। तो ज़ीनोन के 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ इन चारों डबल बॉन्ड्स में आ चुके हैं। तो यानी ज़ीनोन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर है। तो 4 सिग्मा में अपन 0 लोन पेयर ऐड कर देंगे, तो टोटल जो नंबर आएगा वो अपने आएगा 4। इसके बेस पर अपन कह सकते हैं कि जो XgO4 है, ज़ीनोन टेट्रा ऑक्साइड जो मेरा है, ये क्या है? 4 स्टेरिक नंबर रखता है। अब इस 4 स्टेरिक नंबर के आधार पर अपन बताएंगे आगे थोड़ी देर में कि 4 स्टेरिक नंबर पर क्या स्ट्रक्चर अपनी होती है, क्या ज्योमेट्री होती है, क्या शेप होती है, क्या बॉन्ड एंगल्स होते हैं और क्या इसके और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं स्टेरिक नंबर 4 के, ठीक है। तो वो भी अपन सीखेंगे। तो ये तो एक जनरल आइडिया मैंने दिया आपको कि स्टेरिक नंबर के लिए अपने पास ये फॉर्मूला होता है। ऐसे अपन किसी भी स्ट्रक्चर के लिए जिसके लिए अपन हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात कर सकते हैं, उसके लिए अपन स्टेरिक नंबर ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकलेगा, देन ही अपन किसी स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर या फिर हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ अपना नेक्स्ट पॉइंट की बात। ये अपना पॉइंट हो चुका है, नेक्स्ट पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन नंबर के लिए भी एक फॉर्मूला ही होता है। क्या होता है, कैसे निकलता है ये हाइब्रिडाइजेशन नंबर? देखिएगा, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। यानी मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, किसके? सेंट्रल एटम के। यानी जो भी आपको स्ट्रक्चर दी हुई होती है उसके सेंट्रल एटम में के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले तो आपको ये देखना है, ठीक है। चलिए जैसे इसी एग्जांपल के बेस पर कर लेते हैं अपन, इसी का ही ये SF4 ही अपन एग्जांपल ले लेते हैं। सेंट्रल एटम मेरा सल्फर है और मुझे ये SF4 के लिए मुझे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या आएगी, मैं देखूंगा कि मेरा जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ सल्फर मेरा सेंट्रल एटम है और इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सल्फर के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं भाई। जितने ऑक्सीजन के होंगे उतने इसके होंगे। कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, 3s2 3p4। तो आउटर सेल में इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, या कहूँ वैलेंस सेल में इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। बाकी कुछ नहीं चेक करना, आपको सेंट्रल एटम देखना है और उसके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन लिखना है, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। मुझे पता है 6 इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में मेरे सल्फर एटम के, ठीक है। देन मैं उसमें ऐड करूँगा, प्लस लगाया मैंने, देन मैं ऐड करूँगा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, यानी एकल संयोजी एटम्स कितने प्रेजेंट हैं उस स्ट्रक्चर में, मुझे ये देखना है। अब आपको पता है SF4 में जो फ्लोरीन एटम्स होते हैं, फ्लोरीन कहूँ या जो भी हेलोजन एटम्स मान लो, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी क्या हैं, मोनोवैलेंट होते हैं। ये बात अपन ने ऑर्गेनिक में कर ली है अपन ने, ठीक है। तो मेरे यहाँ मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? एकल संयोजी, यानी जो केवल एक सिग्मा बॉन्ड ही बना सकते हो हमेशा किसी भी एटम के साथ पूरी पीरियोडिक टेबल में, तो वो मेरे क्या हैं? हेलोजन एटम्स हैं, ठीक है। या मैं कहूँ तो मेरे जो s ऑर्बिटल्स के एटम्स भी क्या होते हैं, जो वैलेंस ऑर्बिटल वाले होते हैं वो क्या होते हैं, मेरे सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड से बनाते हैं जनरली, ठीक है। जो क्षारीय धातुएं होती हैं, ठीक है, उनकी अपन बात करें तो ये सभी के सभी क्या हैं? फ्लोरीन्स, सिंगल बॉन्डेड हैं, एक ही मोनोवैलेंट बोल सकता हूँ मैं। इनकी संयोजकता क्या है? एक ही तो है। फ्लोरीन या जितने भी हेलोजन एटम्स होते हैं एक ही तो संयोजकता शो करते हैं। तो यहाँ 4 फ्लोरीन है, तो वो चारों के चारों फ्लोरीन एक एक संयोजकता शो करेंगे। तो अपने को तो क्या लिखना है? नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम की अपने पास एकल संयोजी परमाणु कितने हैं। तो ये भी एकल संयोजी परमाणु ही है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ठीक है। तो 4 एकल संयोजी परमाणु मेरे पास उपस्थित होते हैं, लिख दिया मैंने। देन मुझे क्या ऐड करना है? देन मुझे ऐड करना है नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज उस स्पीसीज के ऊपर है। अब आप देख रहे होंगे SF4 है, को चार्जेज स्पीसीज है क्या? कहीं पे चार्ज वगैरह लिखा है क्या मैंने यहाँ पर? कोई प्लस माइनस 1 2 3 कुछ भी नहीं है। एक न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है, एक न्यूट्रल प्रजाति है। तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव चार्ज को अपने को ऐड नहीं करना है। मैंने 0 लिख दिया, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे मैं माइनस करूँगा, क्या माइनस करूँगा? अब कोई भी पॉजिटिव चार्ज माइनस कर दूंगा। तो SF4 तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा अपने को इसके ऊपर, ना प्लस ना माइनस। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो अपन उसको 0 लिख देंगे।
और उसको डिवाइड कर देंगे अपन 2 से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 + 4 क्या हो जाएगा 10, और ये आंसर आ जाएगा अपने पास 5 आंसर आ जाएगा। उस सारी चीज़ को अपने को डिवाइड करना है 2 से। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है, सेंट्रल एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए अपन ने, ठीक है। देन अपन ने मोनोवेलेंट एटम कितने हैं वो अपन लिख देंगे, उसको भी अपन ऐड कर देंगे। देन अपने को ऐड करना है नेगेटिव चार्ज, उस स्पीसीज पर कितना नेगेटिव चार्ज है वो अपने को ऐड करना है। क्यों नेगेटिव चार्ज अपन क्यों ऐड कर रहे हैं, जबकि अगर आप देखोगे तो अपन पॉजिटिव चार्ज को कर रहे हैं माइनस, ठीक है। जो भी अपनी यहाँ पे वैल्यू आएगी, ये जो 2 वैल्यूज ऐड होके जो वैल्यूज आएंगी उसमें अपन ऐड कर देंगे नेगेटिव चार्ज कितना है उसको ऐड कर देंगे, और माइनस कर देंगे पॉजिटिव चार्ज को। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जब किसी स्पीसीज पर होता है तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो जो एटम सेंट्रल एटम है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है। नेगेटिव चार्ज का तो मतलब यही होता है कि उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिए हैं तभी उस पर माइनस चार्ज आया। और प्लस चार्ज का क्या मतलब होता है, प्लस का मतलब होता है उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल चुके हैं उस स्पीसीज से। तो जो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, प्लस का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन निकलना मतलब कमी होना, और उस कमी के लिए यहाँ पे अपन ने उसको माइनस के साथ क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं उस संख्या से, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, यानी अपने पास चीज़ें बढ़ रही हैं, तो अपन लिख दिया प्लस। ये इजी सी बात थी एक, ठीक है, अपन ऐसा निकाल सकते हैं। ऐसे मैं XeO4 देखूँ, XeO4 में अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा। सबसे पहले सेंट्रल एटम के मैं क्या देखूंगा कि मेरे पास कितने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिनोन एक अकेरिया गैस है, ठीक है, एक इनर्ट गैस होती है, और इसके आउटर सेल का स्टक कंप्लीट होता है। स्टक मतलब उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यानी इसके वैलेंस सेल में या कहूँ आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट हैं। ये तो मैंने लिख दिया जिनोन के कितने सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं आउटर सेल में। देन मुझे इसमें ऐड करना है कि इसके साथ कितने मोनोवेलेंट एटम्स अटैच्ड हैं। अगर आप देखोगे इसके स्ट्रक्चर में तो जिनोन से 4 ऑक्सीजन है और चारों के चारों डबल बॉन्डेड हैं, ठीक है, डबल बॉन्डेड हैं, कोई सिग्मा बॉन्ड से थोड़ी ना बंधे थे। इसकी तरह यहाँ पर कोई सिग्मा बॉन्ड थोड़ी ना बन रहे हैं, यहाँ पे तो सारे डबल बॉन्ड है। अपने को क्या लिखना, मोनोवेलेंट एकल संयोजी हो। यहाँ तो ऑक्सीजन एटम्स अटैच हैं, और ऑक्सीजन अपना कैसा होता है, द्विसंयोजी होता है, बाईवेलेंट होता है, ठीक है। बाईवेलेंट होने के कारण यहाँ पर क्या कोई भी मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी सिंगल बॉन्डेड एटम प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ऐसा एटम प्रेजेंट नहीं है जो जिनोन के साथ सिग्मा बंध बना रहा हो, एकल बंध बना रहा हो, एक सिंगल बॉन्ड बना रहा हो। ऐसा कोई भी एटम यहाँ नहीं शो हो रहा अपने को, ठीक है। और वैसे ऑक्सीजन तो वैसे भी क्या होती है, बाईवेलेंट होती है, द्विसंयोजी होती है, सभी अपन ने ऑर्गेनिक में सीखा है स्टार्टिंग की क्लासेस में। तो यहाँ कोई भी मोनोवेलेंट एटम प्रेजेंट नहीं है, तो अपन ऐड कर देंगे 0। अब बात देखते हैं, इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो इसमें कुछ भी और ऐड नहीं होगा। अब बात करते हैं इस पर क्या कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसमें से क्या होगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा, कुछ भी माइनस नहीं होगा, 0 माइनस होगा भाई, ठीक है। और ये जो सारी जो संख्या आती है उसको अपन क्या कर देंगे, 2 से अपन डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर आएगा जिनोन टेट्रा ऑक्साइड का वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बात मैंने आपको यहाँ से बताई, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पर। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नोटिस करने वाली, अपन ने इस स्ट्रक्चर के लिए स्टेरिक नंबर 5 निकाला, इसके लिए अपन ने हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी 5 ही निकाला। अपन ने XeO4 जिनोन टेट्रा ऑक्साइड के लिए स्टेरिक नंबर 4 निकाला, तो अपन ने इसी स्ट्रक्चर के लिए हाइब्रिडाइजेशन नंबर भी अपन ने 4 ही निकाल दिया। दोनों चीज़ें सेम हो गई। इसका मतलब एक कंक्लूजन यहाँ से निकल के आता है कि जितने भी मैन ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, या मैं कहूँ ऑल मैन ग्रुप एलिमेंट्स क्या प्रॉपर्टीज रखेंगे, वो जो उनका स्टेरिक नंबर होता है वो क्या किसके बराबर होगा, हाइब्रिडाइजेशन नंबर के बराबर होगा। इंपॉर्टेंट बात है। जितने भी मेरे मैन ग्रुप्स के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं मेरे, जितना उनका स्टेरिक नंबर होगा उतना ही में उनका हाइब्रिडाइजेशन नंबर होगा। निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। जितने मैन ग्रुप के एलिमेंट आए, मतलब जो सेंट्रल एटम की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एटम अगर मैन ग्रुप एलिमेंट आ रहा है, पी ब्लॉक का एलिमेंट आ रहा है, तो वहाँ पर क्या कहेंगे, उनका स्टेरिक नंबर जो निकाल लोगे तो फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने की ज़रूरत नहीं है, दोनों चीज़ें सेम ही आएंगी, दोनों वैल्यूज सेम ही आएंगी। तो यहाँ तक अपनी बात थी हाइब्रिडाइजेशन नंबर और स्टेरिक नंबर की। आई होप समझ में आया होगा। स्टेरिक नंबर मतलब सेंट्रल एटम के सिग्मा बॉन्ड, और सेंट्रल एटम पे जो लॉन पेयर्स हैं उनको आप ऐड कर दीजिए, और जो वैल्यू आएगी वही स्टेरिक नंबर है। ये अपन इन दोनों से सीख गए हैं, ठीक है। देन हाइब्रिडाइजेशन नंबर में क्या है, अपने को सबसे पहले सेंट्रल एटम के वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन
लिखने हैं, कितने प्रेजेंट होते हैं वो अपन लिख देते हैं। देन अपन उसमें ऐड करते हैं मोनोवैलेंट एटम्स उस स्पीसीज़ में या उस स्ट्रक्चर में कितने प्रेजेंट हैं। तो अपन देख चुके हैं मोनोवैलेंट एटम यानी एकल संयोजी, यानी जो केवल सिग्मा बॉन्डेड से बॉन्डेड हों वो एटम्स चेक करने होते हैं। तो यहाँ 4 हैं, जबकि यहाँ पर कोई भी सिंगल बॉन्डेड से एटम अटैच्ड नहीं है जिनोन से या सेंट्रल एटम से, तो यहाँ पर अपन 0 ऐड कर देते हैं। देन अपने को नेगेटिव चार्ज ऐड करना होता है। इस यहाँ कन्फ्यूज मत होना, आपको नेगेटिव चार्ज ऐड करना होता है, आप डायरेक्ट याद रखिए, और जितना भी उस पर पॉजिटिव चार्ज उसको माइनस कर दीजिए, बात खत्म। क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, वो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जबकि पॉजिटिव का क्या मतलब होता है कि वो उस स्पीसीज पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो स्पीसीज है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं। और जो भी वैल्यूज आएगी उसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 का उसमें अपन क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, और अपना हाइब्रिडाइजेशन नंबर आ जाएगा। अब इन्हीं के बेस पर, स्टेरिक नंबर और हाइब्रिडाइजेशन नंबर के बेसिस पर, अब अपन अपना जो नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन है वहाँ अपन देखते हैं कि जब स्टेरिक नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 9 तक अपन देखेंगे कि कौन कौन सी ज्योमेट्रीज प्रेजेंट होती हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं, क्या शेप होती हैं, उनका क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो सभी अपन देख रहे हैं। और देन ये सब देखने के बाद अपना नॉर्मल जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मैं आपको इतना अच्छा करवा दूंगा कि कहीं आपको देखने की नीड नहीं पड़ेगी, किसी बुक एक्सेट्रा कहीं से भी इतना कंप्लीट हो जाएगा। वो याद अगर आपको हो जाएगा तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी पूरे हाइब्रिडाइजेशन में। देन अपन अपना मेन कॉन्सेप्ट और थोड़ा और हायर लेवल का कॉन्सेप्ट एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन अपन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेरिक नंबर्स की बात से। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपना स्टेरिक नंबर का कॉन्सेप्ट। सपोज जब स्टेरिक नंबर क्या हो अपना 2 हो, तब जियोमेट्री जो अपनी होगी किसी भी स्ट्रक्चर की, वो जियोमेट्री कैसी होगी, वो लीनियर जियोमेट्री होगी। ठीक है, उसमें ऑर्बिटल का कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी, वो होंगी एस और पी। पी मेरी जनरली मैं यहाँ पे पी जेड आपको बताऊंगा, जनरली मैं आपको यहाँ पर पी जेड बताऊंगा। क्यों बताऊंगा जेड, क्योंकि मैं जो ले रहा हूँ मोलिकुलर एक्सेस वो मेरा कैसा है, मैं जेड एक्सेस मान के चल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जो अपन ने ओवरलैपिंग के टाइम में पढ़ा था वो मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट काम में ले रहा हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि जो मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है वो मेरा जेड है। आई बात समझ में, तब यहाँ पर एस और पी जेड मैंने लिख दिया। अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सेस एक्स एक्सेस मानोगे तो यहाँ पर आप पी एक्स लिख देना, अगर आप वाई मान के चल रहे हो तो आप पी वाई कर देना, कोई दिक्कत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तब जो बॉन्ड एंगल मेरा होगा इस लीनियर ज्योमेट्री के लिए वो होगा 180 डिग्री बॉन्ड एंगल मेरा होगा। और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो मेरा एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसका एक एग्जाम्पल है BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड। ठीक है, अब बेरिलियम क्लोराइड क्यों है जनरली, क्योंकि बेरिलियम आपको पता है आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके बेसिस पर आप देख सकते हो बेरिलियम के आउटर सेल में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बना सकता है, और वो भी 2 कैसे, सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा, और वो भी किसके साथ, हेलोजन एटम्स के साथ। ठीक है, क्योंकि हेलोजन क्या होते हैं, मोनोवैलेंट्स होते हैं। तो जनरली कैसी स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी, BeCl, कुछ एकदम लीनियर स्ट्रक्चर इसकी होगी BeCl2 की। तो ये आपको आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे पता चलता है कि उस मॉलिक्यूल की कैसी स्ट्रक्चर होगी। आउटर सेल में आपको पता है बेरिलियम कहाँ आता है, बोलिए भाई बेरिलियम कहाँ आता है, हाइड्रोजन आता है, हीलियम आता है, लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है। ठीक है, तो बेरिलियम आता है, तो बेरिलियम को पता है आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 होता है। ठीक है, तो जब 2s2 होता है, 2s2 क्या आउटर सेल है, और आउटर सेल पूरा फिलअप है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। आउटर सेल वैसे तो पूरा फिलअप नहीं है क्योंकि 2s2 तो 2p तो खाली पड़ी है ना, 2p में तो 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जनरली वही आपको हाइब्रिडाइजेशन शो करना है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे भरे पड़े हैं, तो ये एक्साइटेशन शो करेगा। तो यहाँ 1 बचेगा और एक्साइटेशन से एक s का इलेक्ट्रॉन एक p में चला जाएगा। p कोई भी हो सकती है, px py pz। ठीक है, अब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों क्या करेंगे, वही जो मैंने आपको मेथेन में बताया था, दोनों ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप्स करेंगी, एक sp और एक p की। तो sp ऑर्बिटल्स 2 नई sp ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, और दोनों नई sp ऑर्बिटल्स में क्या होगा, समान एनर्जी की होंगी, और दोनों में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब अगर बेरिलियम को बॉन्डिंग शो करनी है तो 2 क्लोरीन एटम आएंगे, या फिर कोई भी 2 मोनोवैलेंट एटम आ सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन्स वगैरह भी आ सकते हैं, या कोई भी फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो वो दोनों आके यहाँ पर क्या करेंगे, आसानी से क्लोरीन भी आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर देगा, क्लोरीन भी आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देकर क्या कर लेगा, बॉन्डिंग कर लेगा, और इस तरीके से BeCl2 sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। तो आप इन स्ट्रक्चर्स का क्या करोगे, जो भी यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए हुए हैं उन सभी में क्या है, आप उनका आउटर सेल का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो देखोगे, फिर उनमें क्या करोगे, एक्साइटेशन वगैरह करवा के जो मैथेन में जो अपने कॉन्सेप्ट लगाया था वही का वही कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा, और आप आसानी से उस स्ट्रक्चर में देख के बता सकते हो कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ स्टेरिक नंबर 3 की। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए।
स्टेरिक नंबर 3 की बात करता हूँ, जब स्टेरिक नंबर 3 होगा तब ट्राइगोनल प्लानर या ट्राइगोनल प्लेनर भी बोलते हैं ज्योमेट्री मेरी होगी। वहाँ जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेंगी वो होगी मेरी एक एस और 2p की। 2p की कौन कौन सी, px और py, ठीक है। और ये बात भी ध्यान रखनी है, px py लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है, जो z मेरी नहीं है वो z मेरा क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सेस है या इंट्रामोलिकुलर एक्सेस है। हर जगह मेरा z एक्सेस ही इंटरमोलिकुलर एक्सेस है। पूरी ज्योमेट्री जो भी मैंने ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन बताया वहाँ हर में मेरा z एक्सेस मैंने इंटरमोलिकुलर एक्सेस मान के बताया। अगर आप x एक्सेस को अगर आप इंटरमोलिकुलर एक्सेस मानते तो यहाँ पर जो 2p ऑर्बिटल होती वो कौन सी आ जाती, एक आती py और एक आ जाती pz, ठीक है। अगर आप y को मोलिकुलर एक्सेस मानते तो y को अगर मोलिकुलर एक्सेस मानते तो यहाँ पर px और pz आ जाती, फिर y का कोई काम नहीं था, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। इस कंडीशन में बॉन्ड एंगल मेरा होगा 120 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन मेरा होगा sp2, और जो ये मेरा bf3 है इसका एग्जाम्पल है। कुछ इस टाइप से इसकी क्या होगी, स्ट्रक्चर आसानी से होगी, आप पढ़ते आए हैं। bf3 इस टाइप की क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर बनती है bf3 की। और जो बॉन्ड एंगल होता है, ये जो बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है मेरा 120 डिग्री, ठीक है। ये भी 120 है, ये भी 120 है और ये भी 120 है, तो राउंड पूरा 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, जब स्टेरिक नंबर मेरा क्या हो, 4 हो, तो मेरी जो ज्योमेट्री होगी वो मेरी होगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री कैसी होगी मेरी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। यहाँ एक एस 3p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ तीनों p ऑर्बिटल्स कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, एक एस और 3p मतलब sp3। जो बॉन्ड एंगल मेरा होगा वो होगा 109 डिग्री 5 मिनट, कितना होगा 109 डिग्री 5 मिनट। और इसका एग्जाम्पल होते हैं जैसे मेथेन होता है, एक अमोनिया भी होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, जैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन प्लेन में होते हैं, ये मैंने ऑर्गेनिक में आपको बता दिया था। और एक हाइड्रोजन क्या होता है, एक हाइड्रोजन मेरा होता है जो ऑब्जर्वर होता है उससे बैक साइड में होता है, और एक जो मेरा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्वर की तरफ होता है। तो जो डार्क डॉटेड लाइन है जिसको वेज बॉन्ड बोलते हैं, ये वेज बॉन्ड तो होता है ऑब्जर्वर, यानी अगर मैं देख रहा हूँ ऐसे तो मेरी तरफ होगा, या अगर आप देख रहे हो तो आपकी तरफ होगा। और ये जो डैश बॉन्ड है, टूटी हुई जो लाइन है, ये जो डैश बॉन्ड जिसको अपन बोलते हैं, ये बॉन्ड होगा पीछे की ओर, उसका रिप्रेजेंटेशन है। ये सब अपने स्टीरियो केमिस्ट्री में सीखेंगे, जितने भी अपने फॉर्मूलाज वगैरह आएंगे वहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री में, तो वहाँ अपन सारी चीज़ सीखेंगे, क्या वेज डैश बॉन्ड होते हैं, सब सारी चीज़ें। तो जनरली ये मेथेन की स्ट्रक्चर होती है। और ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल हो चाहे ये हो चाहे ये हो, ये कितना होता है 109 डिग्री 5 मिनट का बॉन्ड एंगल ये होता है। जनरली ये 109 डिग्री 28 मिनट भी लिखा हुआ मिलता है काफ़ी बुक्स में, तो लगभग अप्रॉक्स इतना ही इसमें बॉन्ड एंगल होता है। अब मैं बात करता हूँ, देखिए स्टेरिक नंबर 4 के अंदर 2 टाइप्स की ज्योमेट्रीज आती हैं। एक तो अपने टेट्राहेड्रल डिस्कस कर ली, एक आती है अपनी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री भी आती है। स्क्वायर प्लेनर जो ऑर्बिटल जो ज्योमेट्री होती है वहाँ पर एक एस 2p और एक d ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करती है। अब आप सोच रहे होंगे d ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल्स दिखाने का क्या पर्पज है। एग्जाम्स में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पूछते हैं कि स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन सी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करती है, या कहें तो d की कौन सी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करती है। अब आपको इतना तो पता होता है कि स्क्वायर प्लेनर में आप याद होता है, आप पढ़ते आए हो sp2d या फिर dsp2 अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है, लेकिन ये d कौन सी ऑर्बिटल है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो d जो होगी वो d होगी dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स होती हैं। अब यही क्यों आई, बाकी ऑर्बिटल्स क्यों नहीं आई, d की तो 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, यही क्यों आई, तो वो अपन सब सीखेंगे जब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे अपन इनऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ अपन सारी चीज़ें सीखेंगे। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री के लिए जो बॉन्ड एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री और एक होता है 180 डिग्री। 2 टाइप्स के बॉन्ड एंगल यहाँ पे मिलते हैं। और जनरली इसका एग्जांपल है PtCl4 2-, ये जनरली इसका एक एग्जांपल होता है। कुछ इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है। स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर तो बन गया और प्लेनर यानी प्लेन के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। ये तो एक स्क्वायर बन चुका है और स्ट्रक्चर मेरी प्लेन में है, बोर्ड पे मैंने आसानी से इसको बना सकता हूँ। जबकि जो अपन ने मेथेन बनाया था वो प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं थी, टेट्राहेड्रल थी, जिसमें 2 बॉन्ड ही प्लेन में थे, बाकी एक डैश पर था एक बेस पर, यानी एक तल से बाहर एक तल के अंदर, कुछ इस टाइप की बॉन्डिंग थी। वो एक 3D टाइप बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। जबकि ये स्क्वायर प्लेनर है, प्लेनर लिख दिया मतलब प्लेन में ही बनेगी और एक स्क्वायर जैसी इस टाइप की, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल 90 और 180 डिग्री कैसे बताए, जैसे मैं बात करूँ इन 2 के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो तो मेरा क्या होगा 90 डिग्री होगा। लेकिन मैं बात करूँ इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में कितना है बॉन्ड एंगल, तो ये जो पूरा बॉन्ड एंगल है कितना है मेरा 180 डिग्री है। इस टाइप से इसमें 2 बॉन्ड एंगल प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है कि हम पहचानेंगे कैसे कि स्टेरिक नंबर 4 में कब टेट्राहेड्रल
ज्योमेट्री होगी, कब स्क्वायर प्लेनर होगी। तो इम्पोर्टेंट बात है ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। कैसे अपन पता करेंगे कि स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कब वैलिड होगी। तो जनरली आपको पता है जब डी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करने लगती है तब अपन चले जाते हैं अपने डी ब्लॉक के अंदर, तब अपना एस और पी ब्लॉक का कोई काम नहीं रहता। तब जब डी ऑर्बिटल से कंट्रीब्यूट करने लगती हैं हाइब्रिडाइजेशन वगैरह में, तब अपन डी ब्लॉक में चले जाते हैं, ठीक है। अब डी ब्लॉक में आ गए तो डी ब्लॉक में 3 सीरीज होती हैं, एक होती है 3D, एक होती है 4D और एक होती है 5D। 3 सीरीज अपन पढ़ते हैं, 3D 4D 5D, ठीक है जनरली। तो 3D में जब कॉन्फ़िगरेशन किसी एलिमेंट का D8 कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरली निकल का होता है, ठीक है। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन साथ में SFL का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। प्रबल लिगेंड जब जुड़े होंगे उस मेटल से, कौन सी मेटल से, जिसका कॉन्फ़िगरेशन है D8 कॉन्फ़िगरेशन। कब? जब वो मेटल कैसी है, 3D सीरीज़ की मेटल है, D8 कॉन्फ़िगरेशन है, तब अपन कहेंगे कि वो जो कंपाउंड होगा या जो वो ज्योमेट्री बनेगी वो मेरी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो D8 कॉन्फ़िगरेशन किसका, 3D मेटल का, और उसके साथ अटैच होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, प्रबल लिगेंड जुड़े होने चाहिए। सब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सीखेंगे कि कौन प्रबल लिगेंड है, कौन दुर्बल लिगेंड है, सभी अपन सीखेंगे वहाँ पर। तो अभी तो सिर्फ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रख लोगे तो काफ़ी जगह आपको दिक्कत नहीं होगी, ईजिली अपन फटाफट कर देंगे क्वेश्चंस को सोल्व। ऐसे ही जब मैं बात करूँ 4D और 5D सीरीज़ के जब एलिमेंट्स आए, मेटल्स आए जिनका कॉन्फ़िगरेशन D8 हो, तब अपने को लिगेंड पर फोकस नहीं करना है। तब चाहे लिगेंड S मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या W मतलब चाहे वीक लिगेंड हो, प्रबल दुर्बल कैसा भी लिगेंड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 4D 5D सीरीज़ में जब किसी मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D8 होगा। जहाँ आपको D8 कॉन्फ़िगरेशन दिखे 4D 5D सीरीज़ के मेटल्स में, वहाँ बिना सोचे आप चाहे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कर देना। कब? जब स्टेरिक नंबर क्या हो, 4 है, ये भी ध्यान रखना। जब स्टेरिक नंबर कैसा हो, 4 हो, ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। जैसे इसी का एक एग्जांपल इधर रखा आपको, PtCl4 प्लेटिनम आपको दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। क्योंकि प्लेटिनम कौन सी सीरीज़ में आता है, आप देख सकते हो 4D 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स होते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ जनरली मैं आपको बताऊँ तो क्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ उस लिगेंड का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे प्लेटिनम से आप साइनाइड जोड़ दो, साइनाइड जोड़ के आप चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जोड़ के आप स्ट्रक्चर बना दो, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मैं बात करूँ अगर निकल आ जाए, निकल मेरा D8 कॉन्फ़िगरेशन, निकल प्लस 2 मेरा कैसा कॉन्फ़िगरेशन रखता है, D8 कॉन्फ़िगरेशन रखता है, 3D मेटल है। तो अगर ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री शो करेगा तो इसके साथ जो लिगेंड जुड़ेंगे वो कैसे जुड़ने चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ने चाहिए, यानी साइनाइड जैसे, कार्बोनिल जैसे, वो सब अपन सीखेंगे, फॉस्फिन जैसे, तो वो सभी अपन यहाँ पे देखेंगे, ट्राइफेनल फॉस्फिन जैसे, तो वो सभी अपन सीखेंगे यहाँ पर, वो बाद की बातें जब कोऑर्डिनेशन आएगा। फिलहाल अपन फोकस करना है कि किस ज्योमेट्री के लिए या किस स्टेरिक नंबर के लिए क्या ज्योमेट्री, क्या बॉन्ड एंगल्स, क्या हाइब्रिडाइजेशन और कौन सी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कर रही है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ अपने स्टेरिक नंबर 5 की ओर। जब स्टेरिक नंबर 5 हो, 5 हो, तब भी 2 टाइप्स की ज्योमेट्रीज अपने को देखने को मिलती हैं। एक होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, TBP मैंने शॉर्ट में लिखा है, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। यहाँ एक S ऑर्बिटल वर्क करेगी, सारी P ऑर्बिटल्स वर्क करेंगी, PX PY PZ, और जो D होगी इंपॉर्टेंट है, D मेरी होगी DZ²। ध्यान रखना है बात, यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि D कौन सी कंट्रीब्यूट कर रही है, और यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं, जनरली अपन फंस जाते हैं वहाँ पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, DZ² ऑर्बिटल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में वर्क करती है। यहाँ भी 3 टाइप के बॉन्ड एंगल आपको मिलेंगे देखने को, एक 120 डिग्री, एक 90 डिग्री और एक 180 डिग्री। और यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3d होगा, और इसका एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल है PCl5। ये होती है PCl5 की स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल यानी त्रिकोण तो बनेगा, एक त्रिकोण बन रहा है, आपको दिख रहा होगा एक त्रिकोण आसानी से बनता हुआ यहाँ पर, एक ट्राइएंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है। तो ट्राइगोनल तो ये बन चुका है, और बाई पिरामिडल, बाई मतलब 2, पिरामिडल मतलब 2 पिरामिड जैसे, तो एक तो इस फॉस्फोरस पर एक ऊपर पिरामिड जैसा ये बन जाएगा क्लोरीन, ठीक है, और एक पिरामिड इसके नीचे बन जाएगा जस्ट। तो ये तो त्रिकोण है, एक क्लोरीन ऊपर, फॉस्फोरस के एक क्लोरीन नीचे, ये आपको ध्यान में रखना है। 3 बॉन्ड एंगल 120, 90, 180 कैसे। इस ट्राइएंगल में जो इस क्लोरीन के बीच का बॉन्ड एंगल होगा वो तो आपको 120 डिग्री है, क्योंकि तो ट्राइएंगल जैसा है, जैसे अपन ने ट्राइगोनल में पढ़ा था, प्लेनर में पढ़ा था BF3 में 120 डिग्री, वैसी तो शेप है इसकी, वैसी तो इसकी ज्योमेट्रीज है। तो ये 120 है, ये भी 120 होगा इन 2 क्लोरीन के बीच में, और इस क्लोरीन के बीच में भी 120।
तो 120 डिग्री एंगल तो वो हो जाएगा। 90 कौन सा होगा, 90 होगा इस क्लोरीन, जो ऊपर क्लोरीन है और जो साइड में चाहिए क्लोरीन हो, ये हो चाहिए क्लोरीन हो, इनसे कैसा एंगल होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और बात करते हैं 180 होगा इस क्लोरीन एटम और इस क्लोरीन एटम के बीच का एंगल 180 डिग्री। दिख रहा है ना, दोनों एक दूसरे के स्ट्रेट में है। तो इस तरीके से अपन बताते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के बारे में। नेक्स्ट इसमें आती है स्क्वायर पिरामिडल। अब बात वही आती है जैसे स्क्वायर प्लेनर अपन ने देखी थी कब वैलिड होगी, वैसे अपन देखते हैं स्क्वायर पिरामिडल कब पता चलेगी। तो जनरली मैं आपको बताऊँ स्टेरिक नंबर 5 के केस में जो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ज़्यादा फेवरेबल होती है देन स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन ये भी कब फेवरेबल होगी, इसको फेवरेबल अपन कब मानेंगे, जब सेंट्रल एटम लार्ज साइज़ का हो, बड़ी साइज़ का हो, मतलब 5th 6th पीरियड के एलिमेंट्स हों वो, तब अपन मानेंगे कि वो क्या है, स्क्वायर पिरामिडल बना सकता है। कब, जब स्टेरिक नंबर 5 हो, मतलब उससे जुड़े हुए लिगेंड या एटम्स हो संख्या में 5 हो, ठीक है। यहाँ साथ में क्या प्रेजेंट हो, स्ट्रक्चर पर या उस सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर भी नहीं हो। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, सेंट्रल एटम क्या हो, लार्ज साइज़ का हो, यानी 5th 6th पीरियड का हो, आप यह ध्यान रखिए, और उस पर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो, मतलब परफेक्ट स्ट्रक्चर वो हो। इसके अंदर ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी एस, ओल पी और dx²y², ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल में जो डी ऑर्बिटल होगी वो x² dx²y² होगी, जबकि ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में होती है dz²। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। यहाँ भी दो टाइप के बॉन्ड एंगल 90 डिग्री और 180 डिग्री। साथ में इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी क्या होगा, sp3d ही होता है। यहाँ जो एग्जांपल है वो SbPH5। Sb मेटल आप जनरली देख सकते हो 5th 6th पीरियड का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जनरली 5th जो मेरा पीरियड है उसका एलिमेंट है Sb एंटीमनी, ठीक है। और इससे जुड़ा हुआ जो है मेरा लिगेंड्स कितने हैं, संख्या में 5 हैं, यानी आप समझ जाओगे कि यहाँ संख्या में जुड़े हुए लिगेंड 5 है, मतलब स्टेरिक नंबर तो 5 आ गया, 5 है। तो आप देखोगे कि जो मेटल मेरी है ये कौन से पीरियड की है, 5th 6th पीरियड की अगर आ गई, इसका मतलब साफ है कि वहाँ स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री फेवरेबल होगी देन ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल से, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो फॉस्फोरस कैसा अपना 3rd पीरियड का एलिमेंट आता है, जनरली अपन देखते हैं। तो 3rd पीरियड का एलिमेंट होने के कारण क्या है, इससे जुड़े हुए लिगेंड्स की संख्या 5 है, या एटम्स की संख्या 5 है। 5 है तो स्टेरिक नंबर 5 दिख गया। तो यहाँ आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि स्क्वायर पिरामिडल तो नहीं है, नहीं, यहाँ फिक्स क्या है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ही होगी, क्योंकि फॉस्फोरस जो है मेरा 3rd पीरियड का एलिमेंट है। हाँ, अगर कोई एलिमेंट 5th 6th पीरियड का आता है तब अपन चेक करेंगे कि वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री नहीं होगी, वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। और वहाँ साथ में ये भी देखना है कि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं हो। Sb में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में, ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन की कोई भी सीरीज़ का एलिमेंट हो, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 के 5 वो किसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, इस फेनिल के साथ कर लेगा, तो इसके पास कोई लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। नेक्स्ट ज्योमेट्री की मैं बात करता हूँ स्टेरिक नंबर 6 की। स्टेरिक नंबर 6 में भी 2 टाइप की, जनरली तो 3 टाइप की होती हैं, एक ऑक्टाहेड्रल होती है, एक हेक्सागोनल होती है, लेकिन उसके अपन आयनिक सॉलिड्स वगैरह जब पढ़ते हैं, सॉलिड सेट, तब बात करते हैं। एक होती है ट्रायगोनल प्रिज्म की, मेन 2 ही हैं, हेक्सागोनल और ट्रायगोनल प्रिज्म। अब ऑक्टाहेड्रल है, स्टेरिक नंबर 6 है, मतलब क्या है, सेंट्रल एटम से 6 एटम्स और अटैच होंगे, तब आपको समझ जाना है कि जब स्टेरिक नंबर 6 आ चुका है, मतलब स्ट्रक्चर या तो ऑक्टाहेड्रल होगी या ट्रायगोनल प्रिज्म होगी। जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी तब 1s 3p और 2 d ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, और d कौन कौन सी, dx²y² और dz²। अब यहाँ कहीं ना कहीं तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि या तो dx²y² पार्टिसिपेट कर रही है, dz² पार्टिसिपेट कर रही है, तो वही d का रोल आता जा रहा है मैन। यही क्यों रोल आ रहा है ये भी अपन आगे सीखेंगे। देन इसमें 2 टाइप के एंगल है, एक 90 डिग्री, एक 180 डिग्री, और जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2, 1s 3p और d की 2a, तो sp3d2। स्ट्रक्चर इसकी जो होगी, या जो एग्जांपल लूँ मैं SF6, जनरली कैसे स्ट्रक्चर होती है SF6 की, ये होती है, इसको एक नाम और भी अपन दे सकते हैं इस ऑक्टाहेड्रल को, क्या नाम दे सकते हैं, देखिएगा, स्क्वायर बाइपिरामिडल है कि नहीं है, स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर तो ये बन गया, और बाइपिरामिडल मतलब इस सल्फर जो मेरा एटम है यहाँ पर, इसके एक फ्लोरीन ऊपर एक नीचे, पिरामिड जैसा, ठीक है, पिरामिड जैसी शेप बना रहे हैं, स्क्वायर बाइपिरामिडल भी अपन इसको बोल सकते हैं, और जनरली इसका नाम ऑक्टाहेड्रल ही आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ भी 2 टाइप के एंगल, एक 90 डिग्री और एक 180 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल हो गया 90 डिग्री का होगा, ठीक है, इस पिरामिड वाले फ्लोरीन का इन स्क्वायर प्लेनर वाले फ्लोरीन के साथ, और ये जो पूरा बॉन्ड एंगल है इन पिरामिड्स के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री होता ही है। तो ये जनरली आपको देखना है। अब ट्रायगोनल प्रिज्म अपन कब चेक करेंगे, ट्रायगोनल प्रिज्म तब चेक करते हैं जब मेटल जो हो वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट जब अपन निकालेंगे वो बहुत ज़्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, साथ में ही लिगेंड जो होगा
वो मेरा मैथिल लिगेंड हो। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ट्राइगोनल प्रिज्म ज्योमेट्री कब मिलती है, जब लिगेंड कहूँ या जो जुड़े हुए मेटल से जो एटम्स होते हैं वो मैथिल ग्रुप हों। यहाँ एक s ऑर्बिटल और सभी d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, यानी ट्राइगोनल प्रिज्म में कोई भी p ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखना, ठीक है। और यहाँ sd5 क्या बन जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगा। s और d में 5 होती हैं तो 5 d की और एक s की कॉन्फ़िगरेशन sd5। और एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट आया है WMe6 वेनेडियम टंगस्टन हेक्सा मैथिल होता है। W मतलब टंगस्टन मेटल की बात है, और Me मतलब मैंने आपको ऑर्गेनिक बताया, Me कहूँ या CH3 कहूँ एक ही बात है, इसका रिप्रेजेंटेशन ही अलग है। Me मतलब मैथिल, CH3 भी मैथिल ही होता है। तो यहाँ इस टंगस्टन मेटल से 6 मैथिल जुड़े हुए हैं। 6 दिख गया आपको, एक मेटल दिख गई और 6 दिख गया आपको लिगेंड दिख गया, एटम्स दिख गए, 6 दिख गया तो मतलब स्टेरिक नंबर 6 आ गया। यानी इस स्ट्रक्चर, इस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होगी वो या तो ऑक्टाहेड्रल होगी या ट्राइगोनल प्रिज्म होगी। फिर अपन चेक करेंगे कि जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। यहाँ अगर आप टंगस्टन के लिए निकालोगे, जनरली ये चीज़ अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में एक बहुत ही शानदार टॉपिक आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, वहाँ अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ टंगस्टन को मैंने x मान लिया, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले उसको अपन x मान लेते हैं। जनरली मैथिल होते हैं जो CH3 वो -1 शो करते हैं, उन पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है मैथिल पर, ठीक है। तो -1 मान के चलते हैं कि वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, इसलिए -1 मान के चलते हैं, ठीक है। और 6 है से तो यहाँ पे आ जाएगा -6 = 0। तो यहाँ से जो टंगस्टन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो +6 आती है, ठीक है। जनरली यहाँ अगर आप SF6 के लिए निकालोगे तो भी सल्फर की +6 आएगी, तो सल्फर की भी +6 आती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लिगेंड CH3 होना चाहिए। यहाँ लिगेंड फ्लोरीन है, CH3 नहीं है, जबकि यहाँ लिगेंड कैसा है, मैथिल या कहूँ CH3 प्रेजेंट होता है। इस वजह से WMe6 इंपॉर्टेंट है। WMe6 ऑक्टाहेड्रल नहीं ज्योमेट्री रखता, ट्राइगोनल प्रिज्म ज्योमेट्री वो रखता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ट्राइगोनल प्रिज्म कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री जो होती हैं तो वो कोई अपने को डाउट नहीं होना चाहिए। अपन जनरली इस टाइप की स्ट्रक्चर्स इसके साथ बनाते हैं आपस में कोरिलेट्स करके, ठीक है। इस टाइप की अपन ज्योमेट्रीज वो बनाते हैं ट्राइगोनल प्रिज्म में। वो सब अपन आगे सीख लेंगे जब अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ एक हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, मेन बात। दूसरी कब स्क्वायर पिरामिडल होगी, कब ट्राइगोनल प्रिज्म होगी, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। स्टेरिक नंबर कैसे पता करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप आगे चेक कर लेना कि सेंट्रल एटम से कितने एटम्स अटैच्ड हैं। 2 एटम अटैच है तो स्टेरिक नंबर 2 है, 3 एटम अटैच है तो स्टेरिक नंबर 3 है, 4 एटम अटैच है तो स्टेरिक नंबर 4। अब आप कहोगे अमोनिया में क्या है, अमोनिया में तो 3 एटम अटैच है। आपको दिखने में 3 अटैच हैं, लेकिन अमोनिया पर क्या प्रेजेंट है, एक लॉन पेयर भी प्रेजेंट है, तो उसको मत भूलो। 3 और 1 4, टोटल स्टेरिक नंबर 4 निकाल लेना आप। अमोनिया का स्टेरिक नंबर जो मैंने पीछे बताया स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हैं उसके बेसिस पर आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ भी स्टेरिक नंबर 4 दिख गया आपको, लेकिन मेटल कैसी दिख गई, 4D 5D सीरीज़ की। आपको 4D सीरीज़ की मेटल दिख रही है तो आप समझ जाना 4D है। और प्लेटिनम +2 में जब होगा तो प्लेटिनम +2 में क्या होता है, D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये सब नहीं पता तो कोई टेंशन की बात नहीं, अपन जब कोऑर्डिनेशन सीखेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तब आपको आसानी से सब चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। मैन आपको इन ऑर्बिटल्स का भी ध्यान रखना है कि कब कौन कौन सी d ऑर्बिटल्स वर्क कर रही है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, जब स्टेरिक नंबर 7 हो, स्टेरिक नंबर 8 हो और स्टेरिक नंबर क्या हो, 9 हो, तब कौन कौन सी ज्योमेट्रीज होती हैं और क्या उनका ऑर्बिटल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ये सभी अपन सीखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और उसके साथ ही अपन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और अपना हाइब्रिडाइजेशन अपन कंप्लीट करेंगे। देन अपन आएंगे एग्जांपल्स पर, जो भी बॉन्ड एंगल के जितने भी टाइप्स के एग्जांपल्स हैं, या एस कैरेक्टर पर कितने एग्जांपल्स हैं, बेसिक स्ट्रेंथ पर कितने, वो सभी अपन सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।